Chapters 2049 Spectral Soul's Anxiety, 2050 How Do We Fight This, 2051 Giant Spectral Soul, 2052 Eat Here Chapter Start Battlefield में अचानक एक इमॉर्टल गू हाउस प्रकट हुआ। ये एक पहाड़ जैसा था, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं था। इस पहाड़ पर नीचे से ऊपर तक साफ साफ लेयर्स बनी हुई थी और इसकी सतह एकदम चिकनी थी, इसलिए ये कई बड़े बड़े धोनों से बने एक टावर जैसा लग रहा था। यह इमॉर्टल गू हाउस पीले भौर रंग का था और इसकी सतह पर रेत की एक धुंधली परत भी थी, जिससे इसमें मजबूती और शांति का जबरदस्त एहसास हो रहा था। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस। यह अर्थपाथ इमॉर्टल गू हाउस फैंग युआन को ड्रीम रेल्म की खोज करते वक्त मिला था। यह असल में ज्यादातर इमॉर्टल गू हाउसेस से अलग था, क्योंकि इस इमॉर्टल गू हाउस का कोई को इमॉर्टल गू नहीं था, इसका को इमॉर्टल किलर मूव से बना था। पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस के 3 कोर किलर मूव्स दी, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था एक्यूमुलेटेड सॉइल माउंटेन। यह मूव बहुत खास था, इसमें ना तो अटैक था, ना मूवमेंट, ना हीलिंग या कोई और चीज। इस किलर मूव का इस्तेमाल करके गू इमॉर्टल अर्थ पाथ गू वॉर्म्स को एक साथ जोड़कर एक इमॉर्टल गू हाउस बना सकता था। यह तब भी किया जा सकता था जब किलर मूव इस्तेमाल करने वाले गू इमॉर्टल की फॉर्मेशन पाथ में मास्टरी 0 हो। इस किलर मूव को हासिल करना पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस की बुनियाद हासिल करने के बराबर था। इसलिए हर पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस का लुक अलग होता था। असल में एक हाई पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस के भी अलग अलग रूप और काबिलियत हो सकती थी, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाले अर्थ पाथ गू वॉर्म्स अलग अलग होते थे। फैंग युआन ने यह पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस कुछ समय पहले ही बना लिया था। उससे ड्रीम रेल्म से इसका पूरा ब्लूप्रिंट मिला था और ब्लू ड्रैगन वेल से ढेर सारे अर्थपाथ इमॉर्टल गू भी माइल थे। सच तो यह था कि फेट वॉर से पहले ही उसने ये रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस हासिल कर लिया था। अभी फैंग युआन ने सिचुएशन बदलने के लिए इस पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस को बाहर निकला। स्पेक्ट्रल सोल का हमला फैंग युआन पर काम नहीं कर रहा था। लू वेयिन, किंग चू और बाकी लोग उससे मजबूर कर सकते थे कि वो अपना टारगेट उनकी तरफ मोड़ दे। मुझे लगा था कि फैंग युआन पहले सिर्फ फ्रंट मारने के लिए झूठ बोल रहा था। मुझे लगा कि वो मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप और ड्रैगन पलस को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। फ्लैट लगता है उसने जानबूझकर मुझे इस जाल में फंसाया है। स्पेक्ट्रल सोल का दिल थोड़ा बैठ गया। सच तो ये था कि फैंग युआन के दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को छोड़ने के एक्ट ने उसकी सतर्कता कम कर दी थी। आखिरकार मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप या ड्रैगन पलस के बिना फैंग युआन सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे रास्ते बैंड हो गए हैं। सोचना भी मुश्किल था कि उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा। लू वेयिन भी हैरान था, अपने मन में सोचते हुए फैंग युआन ने स्पेक्ट्रल सोल को यहां लाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत की। क्या ये एक तरह का भरोसा है, या वो हमारे पहले कोऑपरेशन को टेस्ट कर रहा है? सच तो यह था कि फैंग युआन के पास कोई और चारा नहीं था। भले ही वो इस पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस को एक राज बना कर रखे हुए था, इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। इसकी स्पीड बहुत हाई स्लो थी। अगर सबसे तेज से सबसे धीमे इमॉर्टल गू हाउसेस की लिस्ट बनाई जाती, तो यह पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस बिना किसी शक के सबसे नीचे आता। सच कहूं तो पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस इमॉर्टल गू हाउसेस में कछुए जैसा था। इसकी स्पीड सिर्फ इमॉर्टल फॉर्मेशन से बेहतर थी, ये एकदम लाचार था। लेकिन ऐसी कमजोरियों के साथ बड़े फायदे भी आते थे। पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस का डिफेंस इसके बदले में कमाल का पावरफुल था। अगर स्पेक्ट्रल सोल या लू वेयिन को पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस की कमजोरी के बारे में पता होता, तो वो फैंग युआन की मजबूरी समझ जाते। अगर उसने बैटल के शुरू में हाई पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस निकल लिया होता, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, वो सिर्फ एक टारगेट बोर्ड बैन कर रह जाता जिस पर सब हमला करते। भले हाई फैंग युआन को थोड़ी देर के लिए सुरक्षा मिल जाती, बाकी फोर्सेस अपने लोगों को इकट्ठा करके फैंग युआन को मिलकर मारने आ जाते। इसलिए वो एक जगह पर नहीं रुक सकता था। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट था, हेवनली कोर्ट का इलाका। भले हाई हेवनली कोर्ट अभी कमजोर था, वो अभी भी 10 महान प्राचीन सेक्स पर राज कर रहा था। लेकिन यहां जब फैंग युआन ने पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया, तो असर बिल्कुल अलग था। स्पेक्ट्रल सोल को लू वेयिन, ची सी एंसेस्टर और बाकियों के हमलों से बचना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच वो पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस पर हमला करना नहीं भूला। लेकिन पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस अपनी जगह से हिला तक नहीं, ये एक असली किला था। स्पेक्ट्रल सोल जैसा शख्स भी अब इमोशनली अफेक्ट होने लगा था। उसका मेन टारगेट शुरू से हाई फैंग युआन था, लेकिन अस तक पहुंचने के लिए उससे इस इमॉर्टल गू हाउस को तोड़ना पड़ेगा।
ये बड़ी रुकावट स्पेक्ट्रल सोल को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। अगर स्पेक्ट्रल सोल फैंग युआन को इग्नोर करके इस बैटलफील्ड के दुश्मनों से निपटाता तो फैंग युआन को रिकवर करने के लिए और टाइम मिल जाता। ये वो चीज थी जो स्पेक्ट्रल सोल बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। घमासान युद्ध के दौरान स्पेक्ट्रल सोल ने किंग चू की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि इसका इस्तेमाल करके एक मौका बनाया जाए। लेकिन लू वेयिन ने जल्दी ही इससे महसूस कर लिया। जैसे हाई स्पेक्ट्रल सोल ने किंग चू को टारगेट करने के संकेत दिए, वो बैटलफील्ड किलर मूव का इस्तेमाल करके किंग चू को वहां से टेलीपोर्ट कर देता। किंग चू का निशाना सिर्फ उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्पेक्ट्रल सोल था। वो जानता था कि लू वेयिन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, स्पेक्ट्रल सोल की नहीं, इसलिए वो उस पर अचानक हमला नहीं करेगा। स्पेक्ट्रल सोल के प्लान्स पहले ही नाकाम हो गए। उसने डेमन इमॉर्टल ची जुए को मैसेज भेजा कि जू, इस इमॉर्टल गू हाउस को तोड़ने पर फोकस करो, मैं तुम्हें इनाम से जरूर खुश कर दूंगा। डेमन इमॉर्टल ची जुए हिचकिचाया, स्पेक्ट्रल सोल, आपकी बैटल स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो मैं कैसे कर सकता हूं? स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडी सांस ली, किसने कहा मैं नहीं कर सकता? बस थोड़ी मेहनत लगेगी। हम में कोऑपरेशन की कमी है। अभी सबसे अच्छा मूव यह है कि मैं इन दुश्मनों और इस बैटलफील्ड से निपटूं जबकि तुम फैंग युआन को टारगेट करो। तुम्हारे पास हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन शी है। जब तक तुम थोड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो, इस इमॉर्टल गू हाउस को तोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है? स्पेक्ट्रल सोल का मेन टारगेट फैंग युआन था, लेकिन अब उससे अपना टारगेट बदलना पड़ रहा था। पहली बात, इस इमॉर्टल गू हाउस का डिफेंस बहुत हाई था, इससे तोड़ना बहुत झंझट वाला काम था। दूसरी बात, स्पेक्ट्रल सोल और कीजू बस साथ काम कर रहे थे, उनका रिश्ता काफी कच्चा था, चीजुए बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं था। उससे हमला करने के लिए कहना एक तरह से उस पर नजर रखना भी था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो स्पेक्ट्रल सोल अभी भी बैटलफील्ड से बाहर निकल सकता था, ये एक तरह से सेफ ऑप्शन था। स्पेक्ट्रल सोल पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा मारकाट करने वाला था, लेकिन वो अकाल से पैदल बेवकूफ नहीं था, वो मारने की अपनी इच्छा में अंधा नहीं हो गया था। डेमन इमॉर्टल ची जुए भी इस बैटलफील्ड में फंसना नहीं चाहता था। उससे स्पेक्ट्रल सोल के बैटलफील्ड तोड़ने के फैसले पर कोई शक नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर हंस पड़ा, मेरा शी लैंड इज अर्थ पाथ इमॉर्टल गू हाउस को तोड़ सकता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। आखिरकार मैं की पाथ कल्टिवेट करता हूं, अर्थ पाथ नहीं। कामयाब होने के बाद हो सकता है मेरा शी लैंड तबाह हो जाए, लेकिन यह डील नामुमकिन नहीं है, यह आप पर डिपेंड करेगा। स्पेक्ट्रल सोल, आप ऐसी क्या कीमत दे सकते हैं कि मैं इतना बड़ा बलिदान दूं? क्या तुम्हें लगता है मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता? स्पेक्ट्रल सोल ने पूछा। आप एक वेनरेबल हैं, आपकी बुनियाद बहुत बड़ी है, मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। लेकिन अब तक आपने जो मुझे ट्रू इनहेरिटेंसेस दिए हैं उनकी क्वांटिटी तो ज्यादा है पर क्वालिटी कम, मैं काफी निराश हूं। HMPH, तुम्हारा कहने का मतलब है सिर्फ वेनरेबल इनहेरिटेंसेस हाई तुम्हारे लायक हैं? ऑफ कोर्स, डेमन इमॉर्टल ची जू ने साफ साफ कहा, सिर्फ वेनरेबल ट्रू इनहेरिटेंसेस हाई मेरे लिए कीमती हैं। असल में मुझे तो आपके ट्रू इनहेरिटेंस में भी इंटरेस्ट है। डेमन इमॉर्टल ची जू एक पुराना शैतान था। इस सिचुएशन में वो असल में स्पेक्ट्रल सोल का सोल पाथ ट्रू इनहेरिटेंस हड़पना चाहता था। ये सच में बेहयाई की हद थी। स्पेक्ट्रल सोल यह नुकसान उठाने को तैयार नहीं था। उसने सख्ती से जवाब दिया कि जू, अपना मकसद मत भूलो। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो फैंग युआन को कैसे मारोगे? हो सकता है हम दोनों इस बैटलफील्ड में फंस जाएं और उनका शिकार बनकर रह जाएं। डेमन इमॉर्टल ची जू चुप हो गया। सिचुएशन अब काफी टेंस थी। इस अर्थ पाथ बैटलफील्ड की गहराई अनुमान से परे थी। वो अभी तक इससे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। डेमन इमॉर्टल ची जुए पहले सिर्फ उसी टेस्ट कर रहा था। ये देखकर कि स्पेक्ट्रल सोल अपने फैसले पर अटल है, उसने पहले इस मुश्किल से पार पाने के लिए साथ काम करने का फैसला किया। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल ने अर्थ पाथ बैटलफील्ड की एक लेयर तोड़ दी थी, लू वेयिन, किंग चू और की सी एंसेस्टर का कॉम्बिनेशन अभी भी उस पर भारी प्रेशर डाल रहा था। भले हाई डेमन इमॉर्टल चीजू ची सी एंसेस्टर पर पूरी तरह हावी था, लू वेयिन के कंट्रोल की वजह से ची सी एंसेस्टर डेमन इमॉर्टल चीजू से नहीं लड़ा। किंग चू यहां असल में काफी काम आ रहा था। ये जानवर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। इसने डेमन इमॉर्टल चीजुए के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। बैटलफील्ड किलर मूव सेटअप करना मुश्किल होता है, लेकिन आमतौर पर जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो गू इमॉर्टल को इस एरिया में एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंस्लेवमेंट पाथ और फॉर्मेशन पथ एक को कई दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे सकते थे, क्योंकि ये दोनों पाथ्स अगर सही से इस्तेमाल किए जाएं तो बड़ी ताकत दे सकते थे।
और जहां तक इस एलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड की बात है, इससे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था, जिसे कई पीढ़ियों के वारिसों ने मॉडिफाई किया था। ये बहुत खतरनाक था। ऊपर से यह बैटलफील्ड अर्थ अबिस में बनाया गया था, अर्थवे के साथ मिलकर। इसमें अर्थ की अनंत सप्लाई थी, स्पेक्ट्रल सोल और की जुए परेशान थे। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिरियड ट्रिब्यूलेशन अभी भी जारी था। मिरियड ट्रिब्यूलेशन फिर से बदल गया। पहले ये बात था, अब ये एक दहकती आग में बदल गया था। सब कुछ राख कर रहा था और गर्मी की तेज लहरें पैदा कर रहा था। मैं अब तक 50 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर चुका हूं। फैंग युआन ने कुछ नई प्रगति की थी। हर बार जब मिरियड ट्रिब्यूलेशन बदलता, ये उसके लिए खतरा पैदा करता, लेकिन खतरे के साथ ही मौका भी था। चैप्टर 2050 हाउ डू वी फाइट दिस। अपने फायदे के साथ साथ फैंग युआन को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मिनी सदर्न बॉर्डर, जो 5 मिनी रीजन्स में सबसे समृद्ध था, आधा तबाह हो चुका था। इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन नाश्त हो गया था, पूरी तरह से बाद में बह गया था। ये पहाड़ एक मीडियम साइज्ड रिसोर्स पॉइंट था जो ही फैन ग्रोटो हेवन से मिला था। इसमें कभी मॉर्टल्स को इमॉर्टल बनने में मदद करने की क्षमता थी। वहां हेवन सीलिंग माउंटेन भी था। ये पहाड़ फैंग युआन ने बनाया था। ये छोटा और साधारण था। इस पहाड़ के अंदर फैंग युआन ने कभी अपनी स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को सील करने के लिए एक फॉर्मेशन लगाया था। इनके अलावा वहां लगभग 100 पहाड़ और घाटियां भी थी। सबसे बड़ा नुकसान इंटीरियर रेन माउंटेन, कॉपर सील माउंटेन और बोन बर्ड पीक का हुआ था। इंटीरियर रेन माउंटेन की चोटी हमेशा काले बादलों की एक परत से ढकी रहती थी जहां से हल्की बारिश होती रहती थी। ये बूंदाबांदी आम बारिश का पानी नहीं था, बल्कि रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल इंटीरियर रेन थी। ये एक रिसोर्स पॉइंट था जो वाटर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स पैदा करता था। अब ये खंडार बन चुका था। कॉपर सील माउंटेन अब पूरा नहीं था। पहले इसका आकार लाल और चकोर था, जैसे एक बड़ी मोहर मिनी सदर्न बॉर्डर में सीधी खड़ी हो। इस पहाड़ पर मिट्टी का एक कण भी नहीं था। ये पूरी तरह से अलग अलग तरह के तांबे से बना था। वहां मॉर्टल लेवल का तांबा जैसे केओटिक स्काई कॉपर, प्रज्ञा कॉपर, स्नो फ्लावर कॉपर और भी थे, और इमॉर्टल कॉपर जैसे प्रोफाउंड ग्रे कॉपर और असेंडिंग ड्रैगन कॉपर भी। कॉपर सील माउंटेन इतना खास था कि मिरियड ट्रिब्यूलेशन के मिरियड डिस्ट्रक्शन लाइटनिंग फॉरेस्ट ने आइस पा भारी हमला किया। ए फ्लैट, आधा पहाड़ नाश्त हो चुका था और झुलसा हुआ था, जिससे घना धुआं और चिंगारियां निकल रही थी। पूरा पहाड़ पिघली हुई अवस्था में बदल गया था, जिससे एक भयानक बदबू आ रही थी। ये पहाड़ कभी डोमिनेशन कॉपर पैदा करता था, जो एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था। अफसोस की बात है कि आफत आ पड़ी, अब ये कुछ भी पैदा नहीं कर सकता था। और जहां तक बोन बर्ड पीक की बात है, वहां पहले बड़ी संख्या में फ्लावर विंग व्हाइट बोन बर्ड्स रहते थे, जो जीवन से भरपूर थे। ए फ्लैट, पूरा पहाड़ भी ढह गया था। सारे फ्लावर विंग व्हाइट बोन बर्ड्स बिजली गिरने से मर गए थे। बिजली ने पहाड़ों को नाश्त कर दिया, बाद में जंगलों को। फैंग युआन ने शुरू में ही फैन ग्रोटो हेवन से बड़ी मात्रा में म्यूजिकल ट्रीज हासिल किए थे। उसने उनका इस्तेमाल करके मिनी सदर्न बॉर्डर का प्राचीन जंगल बनाया था। इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन के बाद कौन सा जंगल बच सकता था? सुंदर की डेथ बर्ड्स या सुगंधित चाय की धाराओं की तो बात ही छोड़ दो। मिनी सदर्न बॉर्डर लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। केवल कुछ इलाकों को फैंग युआन ने भारी सुरक्षा प्रदान की थी। उनमें से द कॉइलिंग थ्रेड केव्स, स्टैलेक्टाइट केव्स और डार्क इंकस्टोन माइंस। ये सभी रिसोर्स पॉइंट्स जमीन के नीचे उन्हें बचाना आसान था। इसके अलावा रॉकमन इन जगहों पर रहते थे। फायरबर्ड माउंटेन एक एपीवाद था, क्योंकि ये काफी अलग थलग था, इसलिए ये इस आपदा से बच गया। इस मीडियम साइज्ड रिसोर्स पॉइंट में हर तरह के फायर पाथ बर्ड्स पलते थे। ज्वालामुखी के शिखर पर फायर फीनिक्सेस द जिन्हें फॉर्मेशन ने दबा रखा था। पहाड़ पर सनसेट पैरासोल ट्रीज लावा को पोषण के रूप में सोख कर बढ़ते थे। शाखाएं फैलती थी जब पत्ते यूजीटी वो डूबते सूरज की खूबसूरत रोशनी बिखेरती थी। ये देखने में एक अद्भुत नज़ारा था। मिनी सदर्न बॉर्डर के अलावा बाकी 4 मिनी रीजन्स भी कुछ हद तक प्रभावित हुए थे। मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स का शैलो रॉक बीच हाडोंग ब्लेस्ड लैंड को मिलाने से मिला था। ये पूरी तरह से बाद में बह गया। उसमें रहने वाले सभी गुलाबी लाल रंग के स्पिरिट स्नेक्स मर गए। मिनी वेस्टर्न डेजर्ट का हाउंड डेजर्ट ल्यू योंग ब्लेस्ड लैंड से मिला था। वहां 20 से ज्यादा डेसोलेट हाउंड्स दी, वो सभी बिना लाश के मर गए। मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट और मिनी ईस्टर्न सी, यहां तक कि मिनी 9 हेवंस भी मिरियड ट्रिब्यूलेशन से प्रभावित हुए थे। हालांकि फैंग युआन इस वक्त इसकी परवाह नहीं कर सकता था। मिरियड ट्रिब्यूलेशंस ने कितने हाई रैंक 8 गो इमॉर्टल्स की जानें ले ली थी। दुनिया के लंबे इतिहास में
अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मुख्य रूप से इन्हीं की वजह से मारे थे। अगर वो लापरवाह होता तो फैंग युआन भी अपनी जान गंवा सकता था। फैंग युआन को न सिर्फ मिरियड ट्रिब्यूलेशन से निपटना था, बल्कि उससे अपने पीछे लगे 3 फोर्सेस का भी सामना करना था। अगर कुछ रिसोर्सेस खोने से सिचुएशन सुधर सकती थी तो फैंग युआन ऐसा क्यों नहीं करता? उसकी जान ज्यादा जरूरी थी या ये रिसोर्सेस? जवाब साफ था, जिंदा रहकर ही वो भविष्य के लिए कोई उम्मीद रख सकता था। असल में भले हाई फैंग युआन के सारे रिसोर्सेस तबाह हो जाते, भले ही वो सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी और अपने क्लोन्स खो देता, जब तक वो जिंदा था और इस मुसीबत से निकल जाता, जब तक उसकी एक सांस भी बाकी थी, वो नतीजे को स्वीकार कर लेता। सबसे जरूरी चीज एक अटल आत्मा थी। सिर्फ जीत और हार उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकती थी। इन रिसोर्स पॉइंट्स का नुकसान असल में मेरे लिए फायदेमंद है। हेवनली डाउ संतुलन चाहता है। इन रिसोर्स पॉइंट्स के खत्म होने से मिरियड ट्रिब्यूलेशन अनुपातिक रूप से कमजोर हो गया है। इस तरह हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने की मेरी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। फैंग युआन का चेहरा अचानक बदल गया। रंबो। एक तेज आवाज के साथ पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस बुरी तरह से हिल गया। सैकड़ों और हजारों गू वॉर्म्स टूटकर मर गए। ये वो मूव था जिसे डेमन इमॉर्टल चीजू काफी देर से तैयार कर रहा था। डेमन इमॉर्टल चीजू, ये पुराना शैतान जो इतिहास में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल से टकरा चुका था, उसके पास पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक तरीके थे। अगर उससे हमला करते रहने दिया जाता तो वो आखिरकार पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस को तोड़ देता। ऐसा नहीं था कि लू वे येन या ची सी क्लोन ने उससे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल के लगातार हमलों ने उन्हें रोक दिया। स्पेक्ट्रल सोल के शरीर से काला धुआं उठ रहा था। वो कभी हमला करता तो कभी बचाव। कई इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को छोड़ते हुए अजीब सोल पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने न सिर्फ की जुए को बचाया, उसे हमला करने के लिए भरपूर समय और मौका दिया, बल्कि उसने एलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड की और भी गहरी जांच की। वो इस बैटलफील्ड की एक और परत तोड़ने में कामयाब रहा। लू वे येन, किंग चू और किसी क्लोन स्पेक्ट्रल सोल पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी आराम से है। ये अभी का स्पेक्ट्रल सोल भी सिर्फ उसकी बची हुई आत्मा है। वो अभी भी घायल है और यूएस पीक स्टेट में नहीं पहुंचा है जिसमें वो सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गू रिफाइन करते वक्त था। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। वो सच में स्पेक्ट्रल सोल की ताकत की गहराई महसूस कर सकता था। मैं इससे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। वू शुआई, जाओ और लड़ाई में शामिल हो जाओ, स्पेक्ट्रल सोल से निपटो। फैंग युआन ने आदेश दिया। इस मौजूदा सिचुएशन में स्पेक्ट्रल सोल और बाकी डू फोर्सेस फैंग युआन को मारना चाहते थे। दूसरी तरफ लू वे येन पैराडाइज अर्थ की इच्छा को आगे बढ़ा रहा था। वो स्पेक्ट्रल सोल को खत्म करना चाहता था। फोकस फैंग युआन पर था, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल भी उतना ही जरूरी था। फैंग युआन को अब बाहरी प्रेशर ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी चिंता स्पेक्ट्रल सोल से थी। उसने उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वू शुआई लड़ाई में शामिल हो गया। तुरंत आर्मी एंड्स इकट्ठा हुई और चींटियों की एक नदी बन गई। वो स्पेक्ट्रल सोल की तरफ बढ़ी। स्पेक्ट्रल सोल ने अपना थोड़ा सा ध्यान बांटा और उनका मुकाबला करने के लिए किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। वू शुआई फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन था। वो एंस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट करता था। भले ही उसने ज्यादा समय से कल्टीवेशन नहीं किया था, उससे ड्रैगनमैन रेस की विरासत, साथ ही असली वू शुआई का ट्रू इनहेरिटेंस भी मिला था। कई दौर के हमलों के बाद लू वे येन को उम्मीद की किरण नजर आई और उसने सोचा, भले हाई वू शुआई अक्सर हमला नहीं करता, उसके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है, उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी कमाल की है। उसके रहते हुए हम आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल पर प्रेशर डाल सकते हैं। बैटलफील्ड पर उसके कंट्रोल के साथ किंग चू भी लड़ाई में शामिल हो सकता था। वू शुआई की तो बात ही क्या थी जो उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। वू शुआई जल्द हाई इस ग्रुप में घुल मिल गया। उनकी रफ्तार तेज हो गई और उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल पर और ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। स्पेक्ट्रल सोल दुनिया में सबसे ताकतवर था, लेकिन उसने अभी तक अपनी पीक स्ट्रेंथ हासिल नहीं की थी। डेमन इमॉर्टल ची जुए और किसी एंसेस्टर उससे 10 से ज्यादा राउंड्स तक लड़ सकते थे, भले ही वो उससे हरा ना पाएं। वू शुआई के शामिल होने से एक क्वालिटी में बदलाव आया। इसने दोनों तरफ का संतुलन बिगाड़ दिया। लू वे येन और बाकी लोग लगातार हमला करते रहे। उनके हमले एक बार भी नहीं रुके। स्पेक्ट्रल सोल उनके जॉइंट अटैक्स का सामना करते हुए पैसिव पोजीशन में आने लगा। इमॉर्टल किलर मूव, अपर लोअर ब्रेथलेस ची। डेमन इमॉर्टल ची जू ने अपनी 2 उंगलियां निकली और पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस के ऊपर और नीचे इशारा किया। तुरंत
पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस स्थिर हो गया। अंदर बैठे फैंग युआन का चेहरा बदल गया, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। इससे भी बुरा यह था कि पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस में उसके इमॉर्टल एसेंस का इंजेक्शन रुक रुक कर और अनियमित हो गया। इमॉर्टल गू हाउसेस को काम करने के लिए बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होती थी। यही बात पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस पर भी लागू होती थी। इस मूव से हिट होने के बाद इसका डिफेंस काफी कमजोर हो गया। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस की एक बड़ी कमी सामने आ गई। ये बहुत हाई स्लो था, इससे ज्यादातर किलर मूव्स को सीधे झेलना पड़ता था। ऑफ कोर्स, इसका डिफेंस कमाल का था, ये दुश्मनों का बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस बर्बाद कर सकता था। इसलिए पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस एक एट्रिशन बैटल के लिए आदर्श था। गू इमॉर्टल्स अंदर आराम कर सकते थे और दुश्मन के किलर मूव्स का विश्लेषण कर सकते थे, जबकि डिफेंस का इस्तेमाल करके दुश्मन का इमॉर्टल एसेंस बर्बाद कर सकते थे। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस में ऑफेंसिव मेथड्स की भी कमी थी। सच तो यह था कि डेमन इमॉर्टल चीजू फैंग युआन को नजरअंदाज करके स्पेक्ट्रल सोल की मदद लू वे येन और बाकियों से लड़ने में कर सकता था। फैंग युआन इस वक्त मिरियड ट्रिब्यूलेशन से परेशान था। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस उनके लिए ऑफेंस के मामले में कुछ खास खतरा नहीं था। इमॉर्टल किलर मूव, सोल एक्सप्लोजन। स्पेक्ट्रल सोल अचानक पलटा, उसने लू वे येन और बाकियों के हमले सहे और अपनी उंगलियों से इशारा किया। 10 से ज्यादा काले बिंदु उठकर निकले। काले बिंदु पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस के ऊपर की तरफ गए और फिर 10 से ज्यादा इमेमोरियल सोल बीस्ट्स में बदल गए। यह इमेमोरियल सोल बीस्ट्स पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस पर टूट पड़े। उनके पहाड़ जैसे शरीरों ने इमॉर्टल गू हाउस को पूरी तरह से ढक लिया। अगले हाइपैल बूम, एक भयानक विस्फोट ने इन इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को मौके पर ही मार दिया। उनके बलिदान से एक विशाल काली गेंद जैसा तेज विस्फोट हुआ। काली गेंद तेजी से फैली, कुछ ही सांसों में ये सोली से भी बड़े आकार की हो गई। जमीन और पहाड़ कांप उठे, पूरा बैटलफील्ड बुरी तरह से हिलने लगा। लू वे येन का चेहरा बदल गया, वो तुरंत बैटलफील्ड को बचाने के लिए चला गया। अगर ये बैटलफील्ड टूट गया, भले ही इसका एक कोना नाश हो जाए, पूरी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। स्पेक्ट्रल सोल कितना चालक है, उसके पास सच में इतना भयानक मूव था। डेमन इमॉर्टल चीजू ने अपनी इन सिकोड़ी एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हटते हुए, सोल एक्सप्लोजन कोई अनोखी बात नहीं है। यह तो उम्मीद थी कि वो इमेमोरियल सोल बीस्ट को एक्सप्लोड करेगा, लेकिन वो 10 से ज्यादा इमेमोरियल सोल बीस्ट के विस्फोट को इतनी परफेक्ट तरह से एक साथ कैसे फ्यूज कर सकता है? ओह नहीं, पता नहीं हमारा ये बॉडी कैसा है। वू शुआई और किसी एंसेस्टर चिंतित हो गए। रो किंग चू भी इसकी चपेट में आ गया और काफी घायल हो गया। जितना ज्यादा दर्द, उतना ही ज्यादा वो पागल हो गया। उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, उसने फिर से स्पेक्ट्रल सोल पर हमला कर दिया। वू शुआई और किसी एंसेस्टर को भी उसका साथ देना पड़ा। वो स्पेक्ट्रल सोल को किंग चू की ताकत अब्जॉर्ब करने नहीं दे सकते थे। इस मूव का इस्तेमाल करने के बाद स्पेक्ट्रल सोल भी पीला पड़ गया। किंग चू के हमले के खिलाफ उसने रिकवर करने की कोशिश करते हुए डिफेंस पर फोकस किया। ये साफ था कि पहले वाले मूव ने उसकी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। सच तो यह है, यह सोल एक्सप्लोजन बहुत महंगा था। इमेमोरियल सोल बीस्ट्स के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। स्पेक्ट्रल सोल ने एक साथ 10 से ज्यादा खर्च कर दिए। पता नहीं पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस ऐप कैसा है? डेमन इमॉर्टल चीजू फैंग युआन के पास पहुंचा। जैसे ही धूल के बादल छते, पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस सबकी नजरों के सामने फिर से आ गया। उन्होंने देखा कि यह अर्थ-पाथ इमॉर्टल गू हाउस 30% छोटा हो गया था। सतह खराब लग रही थी लेकिन कोई छेड़ नहीं बना था। डेमन इमॉर्टल चीजू ने अनिल सिकोड़ी और मन ही मन आ भरी। इस इमॉर्टल गू हाउस का डिफेंस शायद अभी मौजूद सभी इमॉर्टल गू हाउसेज में सबसे ज्यादा है। इमॉर्टल किलर मूव, एक्यूमुलेटेड सॉइल माउंटेन। इमॉर्टल गू हाउस के अंदर फैंग युआन ने इमॉर्टल एसेंस डाला और कोर किलर मूव को एक्टिवेट किया। अनगिनत अर्थ-पाथ गू वॉर्म्स सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में उड़कर इमॉर्टल गू हाउस में प्रवेश कर गए। 3 सांस के समय के बाद पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस न सिर्फ पूरी तरह से रिकवर हो गया, बल्कि उसका रूप भी बदल गया। पहले जैसा गोल होने के बजाय अब ये एक टावर जैसा हो गया था, जिसके किनारे और तीखे कोने थे। ये डेमन इमॉर्टल चीजुए जैसा शख्स भी इससे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उससे अंदर से थोड़ा खाली सा महसूस हुआ। यह तो हद से ज्यादा बेशर्मी थी। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस का न सिर्फ डिफेंस हाई था, बल्कि इसकी रिकवरी स्पीड भी इतनी तेज थी। आज की दुनिया में ज्यादातर इमॉर्टल गू हाउसेस को आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता था। गू वॉर्म्स को भरते समय
उनकी जगह आमतौर पर फिक्स्ड होती थी। ये इतना आसान भी नहीं था कि गू वॉर्म्स को अनखास जगहों पर रख दिया जाए, आमतौर पर इसके लिए स्पेशल गू वॉर्म्स या किलर मूव्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इमॉर्टल गू हाउसेज एक तरह के मोबाइल इमॉर्टल फॉर्मेशन द इमॉर्टल गू हाउसेज या इमॉर्टल फॉर्मेशंस को रिपेयर करने के लिए किसी को यह ध्यान में रखना पड़ता था कि इन कार्यों का मुख्य संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस अलग था। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेस को रिपेयर करना एक जेंगा टावर को स्टैक करने जैसा था। गू इमॉर्टल्स को खास गू वॉर्म्स को खास छेदों में डालना पड़ता था। इस प्रोसेस के दौरान गू इमॉर्टल को टावर को स्थिर करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि गू वॉर्म्स को इस तरह से रखना होता था कि वो गिरने से बच जाए। लेकिन पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस इसके विपरीत था, क्योंकि इसका कोर इमॉर्टल किलर मूव्स से बना था। चाहे फैंग युआन कितने भी अर्थपात गू वॉर्म्स डाले, वो आसानी से टावर के साथ मिल जाते थे और उनमें बेहतरीन स्थिरता होती थी। असल में वो टावर के गुणों को भी बदल सकते थे। डेमन इमॉर्टल ची जुए और स्पेक्ट्रल सोल ने पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस से निपटने में इतना समय लगाया। उन्हें आखिरकार इसके बारे में कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन फैंग युआन के मॉडिफिकेशंस के बाद पूरा फोर्ट्रेस पहले से अलग हो गया था। स्पेक्ट्रल सोल और की जुए की जांच फिर से शुरू करनी पड़ेगी। इससे लड़े तो लड़े कैसे? ऐसे ही विचार डेमन इमॉर्टल ची जुए और स्पेक्ट्रल सोल के दिमाग में आए। चैप्टर 2051 जायंट स्पेक्ट्रल सोल दूसरे गू इमॉर्टल्स इस पैल में निराश हो जाते। ये साला फैंग युआन छिपने में इतना माहिर है, इससे मारे कैसे? डेमन इमॉर्टल ची जू ने एक ऐसी आवाज में पूछा जिसमें गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। स्पेक्ट्रल सोल भी एक पाल के लिए चुप हो गया और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला। तुरंत एक भयानक मारने की इच्छा जैसे जमकर ठोस हो गई, उसके शरीर से निकलने लगी। हर कोई महसूस कर सकता था कि उनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं और उनके दिल कांप रहे हैं। एक झटका लगने के बाद स्पेक्ट्रल सोल का फैंग युआन को मारने का इरादा और भी मजबूत हो गया था। मैं इसके कछुए का शेल तोड़ कर रहूंगा। जाओ और बाकियों से निपटो, मेरी रक्षा करो, स्पेक्ट्रल सोल ने कहा और उसकी आत्मा उठकर लेडी कोल्ड ऐश के शरीर को एक हाई घूंट में निगल गई। एक आत्मा दानव जो पहाड़ जितना विशाल था, सबके सामने प्रकट हुआ। दानव का शरीर स्याही जैसा काला था, उसके हाथ पैर मांसलदी और मसल्स फूली हुई थी। उसके दो सर्द, एक डरावना था जबकि दूसरा ठंडा और अलग थलग। आंखों की पहली जोड़ी में खून जैसी लाल रोशनी थी जो आसमान की तरफ जा रही थी। दूसरी जोड़ी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी जिससे गहरी ठंडक निकल रही थी। उसके पास 600 जोड़ी हाथ भी थे जो ऊपर उठे हुए या नीचे कुछ अंदर की तरफ जबकि कुछ सीधे। ये सूरज और चांद को पकड़ने की मुद्रा दिखा रहा था। उसमें सितारों को पकड़ने और तूफान उठाने की क्षमता थी। कमाल का दानव। लू वे यिन का शरीर कांप उठा जब उसने प्रशंसा की। उसके अंदर लड़ने का जोश हो पड़ा और वो चिल्लाया, तो यह मूव झेलो। उसने अपनी पूरी ताकत अलूसरी सैंड शिफ्टिंग शैडो बैटलफील्ड को एक्टिवेट करने में लगा दी। वुश वुश वुश, तेज हवाएं चलने लगी, पीली रेत उड़ने लगी, अनगिनत पत्थर साथ में हिलने लगे। वो काले आत्मा दानव के शरीर से टूटते हुए तारों की तरह टकराए। काले आत्मा दानव ने सिर्फ ठंड से देखा और अपने हाथ उठाए। 200 जोड़ी हाथ आगे बढ़े और रेत के तूफान में घुस गए। भूत के हाथों ने अपनी उंगलियां फैलाई और रेत के तूफान को पकड़ने की कोशिश की। अचानक बीरूप रेत का तूफान आसमान में रेशम या धागों की तरह पकड़ा गया। काले आत्मा दानव ने खींचा, लगातार टूटने की आवाजें सुनाई देने लगी। रेत का तूफान फट गया, हवा बिखर गई और बैटलफील्ड में साफ दिखाई देने लगा। लू वे यिन की फटी की फटी रह गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्पेक्ट्रल सोल ने बैटलफील्ड से इतनी आसानी से निपट लिया, वो गहरी हैरानी में था। मुझे करने दो। ची सी एंसेस्टर आसमान में उड़ा, काले आत्मा दानव को बराबर की ऊंचाई से घूरते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, ची ब्रेथ माउंटेन रंबल। हवा की धाराओं से बना एक विशाल पारदर्शी पहाड़ नीचे उतरा और तुरंत दबाव डाला। यह मूव कभी ड्यूक लॉन्ग ने इस्तेमाल किया था। यह प्राइमोर्डियल ओरिजिन के ट्रू इनहेरिटेंस का हिस्सा था। इसने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को दूर फेंक दिया था। अभी ची सी एंसेस्टर के इस्तेमाल से इसकी शक्ति को कम नहीं समझा जा सकता था। जायंट स्पेक्ट्रल सोल ने पहाड़ की तरफ देखा लेकिन उसके पास चला गया। उसने 100 से ज्यादा जोड़ी हाथ उठाए। तुरंत पूरा बैटलफील्ड ऐसा लगने लगा जैसे वहां सैकड़ों काले पेड़ हों, एक जंगल जैसा। 100 जोड़ी हाथों ने की पहाड़ को रोक लिया। एक जोर की आवाज आई। हर भूत के हाथ की 5 नुकीली उंगलियों ने पकड़ बनाई। ची करंट पहाड़ एक सांस तक टिका और फिर टूट गया। ची सी एंसेस्टर ने कराते हुए उस पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने यूज छोड़ा नहीं। गुस्से वाले सर ने जोर से दहाड़ा और एक विशाल आत्मा नदी उगल दी।
आत्मा नदी अनगिनत भूत और बदले की आत्माओं से बनी थी। वो दर्द और निराशा में चिल्ला रहे थे, जिससे पूरा बैटलफील्ड एक पाल के लिए जम गया। इस मूव की ताकत देखकर चीसी एंसेस्टर समझ गया कि ये मूव असाधारण था। इसकी शक्ति पहले के इमेमोरियल सोल बीस्ट्स के एएटीएम विस्फोट से कई गुना ज्यादा थी। इस पाल में स्पेक्ट्रल सोल ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था। ना सिर्फ वो एक काले आत्मा दानव में बदल गया था, बल्कि उसने अपने किलर मूव्स भी बदल दिए थे। हर हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वो सभी क्रूर और भयानक थे। चीसी एंसेस्टर ने अपने हाथ लहराए, दो हाथ उसकी चौड़ी आस्तीनों से बाहर निकले। उसकी पहली और बीच की उंगलियां बाहर निकली और हवा में एक गोल सर्कल बनाया, जिससे हवा और बादल हिलने लगे। इमॉर्टल किलर मूव, ची करंट सिजर्स। एक पारदर्शी ची करंट उसकी आस्तीनों से निकला, तेजी से आगे बढ़ते हुए। यह ची करंट्स कमजोर लग रहे थे, लेकिन वो अत्यंत तीखे थे। उन्होंने आसमान में एक आग बनाया और फिर इकट्ठा होकर एक पारदर्शी ची करंट नदी बन गए। एक जोर की आवाज के साथ ची करंट सिजर्स नदी बदले की भूत नदी से टकरा गई। ची करंट सिजर्स को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन आत्मा नदी को भी कुछ नुकसान हुआ। वो अभी भी आगे बढ़ रही थी और तेजी से चीसी एंसेस्टर के पास पहुंच रही थी। लू वेयन चिल्लाया और उसने बैटलफील्ड को एक्टिवेट किया, एक पत्थर की ढाल बनाई जिसने आत्मा नदी को उसके कमजोर स्थान पर रोक लिया। चीसी एंसेस्टर का चेहरा पहले ही लाल हो रहा था। ये शक्ति की एक कठिन परीक्षा थी। उसने जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर भाग गया। स्पेक्ट्रल सोल, तू मरता क्यों नहीं? उसी समय किंग चू चिल्लाया और बाई तरफ से पास आया। जायंट स्पेक्ट्रल सोल के दाई तरफ वू शुआई ने चुपचाप अपनी आर्मी एंट्स को मैनिपुलेट किया, जो एक काले बादल की तरह नीचे आई, जायंट स्पेक्ट्रल सोल के सर पर हमला करते हुए। दाएं और बाएं से हमला। स्पेक्ट्रल सोल हिला नहीं। 300 जोड़ी हाथों ने किंग चू का सामना किया, जबकि 100 जोड़ी हाथों ने वू शुआई पर हमला किया। किंग चू अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। स्पेक्ट्रल सोल हंसा और उसके हाथों की उंगलियां एक तीखे भाले के रूप में इकट्ठा हो गई। यह मूव सोल बीस्ट के खिलाफ था। अगले ही क्षण 100 जोड़ी हाथ किंग चू के शरीर में घुस गए। हरे काले रंग का खून बाहर निकला और बैटलफील्ड को रंग दिया। ये खून देखकर स्पेक्ट्रल सोल के गुस्से वाले सर के चेहरे पर एक तेज रोशनी चमकी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सोल बीस्ट का खून नहीं होता, लेकिन तुम्हारा शरीर हेट्रेड गू के रिफाइनमेंट के प्रभाव में बदल गया लगता है। दिलचस्प। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे शरीर की चीर फाड़ करूंगा और फिर अच्छी तरह से रिसर्च करूंगा। दूसरे शब्दों में, स्पेक्ट्रल सोल को किंग चू को हराने का पूरा विश्वास था। किंग चू दर्द में गुर्राया। उसकी सांप जैसी गर्दन बुरी तरह से चटपटा रही थी। उसकी दहाड़ ने इमॉर्टल्स के कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए थे। उसका पूरा शरीर काला धुआं छोड़ रहा था, लगभग स्पेक्ट्रल सोल जैसा। इतना ही नहीं, उसने अपना मुंह खोला और 10 से ज्यादा इंसानी चेहरे वाले सोल बॉल्स छोड़े जो बिजली से ढके हुए थे। हर तरह के हमले जायंट स्पेक्ट्रल सोल पर हुए। ये ऐसा था जैसे एक पेड़ पर हवा चल रही हो। भले ही पत्ते हिल रहे थे, ताना स्थिर और अचल रहा। स्पेक्ट्रल सोल के हाथ जो किंग चू में घुसे हुए द और गहरे घुसने लगे, उसके शरीर को अंदर से नाश्त करने की कोशिश कर रहे थे। किंग चू लगातार चिल्ला रहा था। वो स्पेक्ट्रल सोल द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था, छुटकारा पाने में असमर्थ। उसका खून नदी की तरह बह रहा था। ये एक भयानक दृश्य था। ये देखकर वू शुआई, जो एनस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट करता था और जिसका शरीर कमजोर था, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सका। वो जल्दी से पीछे हट गया। उसने फैसला किया कि जब तक कोई चरा ना हो, वो सिर्फ दूर से हमला करेगा। आर्मी एंट्स घने रूप से इकट्ठा थी और एक बादल की तरह हिल रही थी, जो मर्जी से इकट्ठा हो सकती थी और अलग हो सकती थी। वो काले आत्मा दानव की एक नाक और कानों की तरफ बढ़ी। स्पेक्ट्रल सोल के ठंडे सर ने नाक से काला धुआं छोड़ा। धुआं फैल गया। जहां भी गया, आर्मी एंट्स बिना प्रतिरोध के मर गई। एक बड़ी संख्या में वो तुरंत गिर गई, जैसा कि एक पूर्व डेमन वेनरेबल से उम्मीद थी। डेमन इमॉर्टल ची जुए की इर्द में तेज रोशनी चमकी। वो प्रशंसा से भरा हुआ था। स्पेक्ट्रल सोल ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने तुरंत स्थिति बदल दी। भले हाइलू वेयन और बाकियों के पास इलाके का फायदा था और उनकी संख्या भी ज्यादा थी, वो फिर भी उसके द्वारा दबा दिए गए। स्पेक्ट्रल सोल ने उन्हें पूरी तरह से रोकने के लिए कई बार हमला किया। उसके बाद वो वापस गया और पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस को घूरने लगा। 400 हाथ आगे बढ़े और मुट्ठियों में बंध गए। उन्होंने रैंक 8 अर्थ पाथ इमॉर्टल गू हाउस पर मुट्ठियों पर काले की से धक्कर प्रहार किया। बम बम बम। हर मुक्के से पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस बुरी तरह से हिल गया। जैसे ही अनगिनत मुक्के बरसे, काला की भी इमॉर्टल गू हाउस में घुस गया। जल्द ही
पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस की सतह से टुकड़े गिरने लगे, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। फैंग युआन ने जल्दी से अपना किलर मूव इस्तेमाल किया और उस भरने के लिए अर्थ पाथ गू वॉर्म्स डाले। लेकिन उसी समय दूसरी मुसीबत आ गई, उसके सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिरियड ट्रिब्यूलेशन फिर से बदल गया। लगभग सारे हेवन पाथ डाउ मार्क्स मास के एक विशाल दानवीय गोले में इकट्ठा हो गए। मास का गोला हवा में तैर रहा था, ये पहाड़ जितना बड़ा था, स्पेक्ट्रल सोल के आकार से 10 गुना से भी ज्यादा, जमीन पर एक छाया डाल रहा था। मास के गोले की सतह पर अनगिनत काले रंग के छेद बन गए। जैसे ही छेद बड़े हुए, उन्होंने एक विशाल खींचवश शक्ति छोड़ी, जल्द ही इन छेदों से बवांदार बनने लगे। जैसे ही बवांदार हिले, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में अनगिनत संसाधन, यहां तक कि वेरिएंट ह्यूमंस भी उनमें लपेट कर मास के गोले में खींच गए। तुरंत गुर्राने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और मौतों की संख्या बढ़ गई। मास का गोला उन्हें जल्दी से पचा गया और धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ने लगा। ओह नहीं, मैंने ये मिरियड ट्रिब्यूलेशन पहले कभी नहीं देखा, ये बढ़ भी सकता है, ये और भी शक्तिशाली हो सकता है। फैंग युआन का दिल डूब गया। उससे स्पेक्ट्रल सोल के हमलों और अपने इमॉर्टल एपर्चर में मिरियड ट्रिब्यूलेशन से निपटना था। दोनों में से किसी एक के लिए भी उसकी पूरी ध्यान और शक्ति की जरूरत थी, इसमें कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता था। फैंग युआन दोनों चीजों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता था, उससे चुनना था कि क्या छोड़ना है। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस अभी कुछ देर और टिक सकता है, लेकिन अगर मैंने मिरियड ट्रिब्यूलेशन को और बढ़ने दिया, तो ये मेरी क्षमताओं की सीमा से बाहर हो जाएगा। बड़ी समस्या को समझते हुए फैंग युआन ने मिरियड ट्रिब्यूलेशन से निपटने का फैसला किया। उसका ज्यादातर ध्यान सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में था। पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस पर उसका कंट्रोल थोड़ा धीमा हो गया। कॉम्बैट बीस्ट किंग पहले ही जाग चुका था। वो अपने घायल शरीर को घसीट कर खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए फैंग युआन के आदेशों को सुन रहा था। जूर ने जमीन पर स्थिति को नियंत्रित किया, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बवांदारों के खिंचवे का विरोध किया। मास का गोला दानव धीरे धीरे उसकी तरफ तैर रहा था, जबकि वो पहाड़ की तरह मजबूत था। जूर पर एक भारी दबाव था। इमॉर्टल किलर मूव अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क अभी भी एक्टिव था। फैंग युआन ने इसे एक पाल के लिए भी इस्तेमाल करना बैन नहीं किया था, लेकिन अब इसका प्रभाव सबसे निचले स्टार पर गिर गया था। फैंग युआन के दिमाग में अनगिनत विचार टकरा रहे थे। ये एक तूफानी समुद्र जैसा था, दृश्य शानदार था। फैंग युआन ने मल्टीटास्किंग किया। उसने पहले एक विजडम पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। उसके विचारों की संख्या अचानक बढ़ गई, यहां तक कि उसका दिमाग भी तुलना में छोटा लगने लगा। एक विशाल संख्या में विचारों के टकराव ने फैंग युआन को तीक्ष्ण रूप से सोचने की अनुमति दी। वो अब दूसरे किलर मूव्स का इस्तेमाल कर सकता था। कोई चारा नहीं था। फैंग युआन ने हेवनली डाओ के हस्ताक्षेप में बाधा डालने के लिए ह्यूमन पाथ फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। जैसे हाई फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, इसने एक भिनभिनाहट की आवाज पैदा की और एक शानदार रोशनी से चमक उठा। इस कदम पर फैंग युआन के आधे से ज्यादा विचार पहले ही खर्च हो चुके थे। अगर ये चलता रहा तो विचारों की खपत उत्पादन से ज्यादा हो जाएगी। जल्द ही उसके पास विचार खत्म हो जाएंगे और फैंग युआन तुरंत एक बेवकूफ बन जाएगा। फैंग युआन ने दांत पीसे, लेकिन वो घबराया नहीं। वो इसके लिए तैयार था। ह्यूमन पाथ फॉर्मेशन में उसकी कई विल्स थी। फैंग युआन की विल्स ने फॉर्मेशन का काम संभाल लिया जब वो चल रहा था, जिससे उसके विचार फिर से जमा हो सके। फैंग युआन को सिर्फ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का पहला कदम उठाना था। फिर से फैंग युआन ने मन ही मन चिल्लाया और विजडम पाथ किलर मूव को फिर से एक्टिवेट किया। उसके दिमाग में विचार फिर से एक सुनामी की तरह फूट पड़े। संख्या लगातार बढ़ती गई, लगभग उसका पूरा दिमाग भर गया। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा विचार होना एक बुरा आइडिया था। वो दिमाग में सारी जगह ले लेते दी और किसी भी टकराव को होने से रोकते द। ये सबसे बुरा सिनेरियो था। फैंग युआन ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, ये उसकी उम्मीदों का हिस्सा था। ये देखकर कि ये विचार उसके दिमाग को भरने वाले हैं, उसने अपना ध्यान आसमान में बादल के समुद्र पर केंद्रित किया। ये एक विशाल और चौड़ा बादल का समुद्र था। चैप्टर 2052 ईट ही अनंत आसमान में बादल फैले हुए द लहरों की तरह उठ रहे थे, जैसे समुद्र हो, लेकिन ये अनगिनत बादल के पहाड़ों जैसा भी लग रहा था, मर्जी से रूप बदलता हुआ, असीमित संभावनाओं के साथ। ये एक किलर मूव था। यह किलर मूव फैंग युआन का ट्रम्प कार्ड था। असल में ये इस वक्त उसका सबसे शक्तिशाली ऑफेंसिव मेथड था। इमॉर्टल किलर मूव अनलिमिटेड ची सी। यह मूव रहस्यमय था। फैंग युआन के मॉडिफिकेशंस के बाद इसने न सिर्फ रैंक 8 इमॉर्टल गू बिग को कोर के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि इसमें 10 से ज्यादा सहायक की पाथ इमॉर्टल गू भी थे, साथ ही लाखों बुनियादी मॉर्टल गू भी।
यहां तक कि पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स भी थे जिन्हें इस मूव की शक्ति बढ़ाने के लिए खर्च किया जा सकता था। यह मूव अद्भुत था। ये इस दुनिया में हर तरह की का इस्तेमाल कर सकता था, लाइफ ची, डेथ ची, स्वॉर्ड ची, ब्लेड ची, डस्क ची, डॉन ची। जितने ज्यादा की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स इसमें स्टोर किए जाते, उतना ही शक्तिशाली ये मूव होता। जब ऑफेंसिवली इस्तेमाल किया जाता तो यह इमॉर्टल एसेंस और इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च करता। जब डिफेंसिवली इस्तेमाल किया जाता तो यह बहरी ची करंट्स को अब्जॉर्ब करता। यह मूव शक्तिशाली और अनुरोध्य था। ची शियांग ने यह मूव पीछे छोड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप ची शियांग ग्रोटो हेवन उसकी मौत के बाद कई मिरियड ट्रिब्यूलेशंस से बच गया। मिरियड ट्रिब्यूलेशंस। इस दुनिया में ज्यादातर रैंक 8 गु इमॉर्टल्स अपनी पहली मिरियड ट्रिब्यूलेशन को चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करते थे। वो अपने इमॉर्टल एपर्चर में समय को टालने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन की शियांग ग्रोटो हेवन की हेवनली स्पिरिट इस मूव का इस्तेमाल करके बार बार मिरियड ट्रिब्यूलेशन से पार पा सकती थी। इस ग्रोटो हेवन को मिलाने के बाद फैंग युआन ने फेट वॉर से पहले अनलिमिटेड ची सी को मॉडिफाई करने के लिए विजडम की रोशनी का इस्तेमाल किया। उसके बाद इस लड़ाई के दौरान उसने इस मूव का इस्तेमाल प्राइमोर्डियल ची वॉल को तोड़ने के लिए किया और पांचों रीजन्स में गु इमॉर्टल्स सहित सबको चौंका दिया। प्राइमोर्डियल ची वॉल प्राइमोर्डियल ओरिजिन की रचना थी। इसमें न सिर्फ की पाथ इमॉर्टल गु बल्कि की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स भी थे। की पाथ की एक खासियत थी, ये गु वॉर्म्स के बजाय की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके किलर मूव्स चला सकता था। फैंग युआन ने प्राइमोर्डियल ची वॉल को तोड़ने के लिए अनलिमिटेड ची सी का इस्तेमाल किया। उसने की वॉल के अंदर विशाल मात्रा में की पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया। पहली बार के बाद फैंग युआन ने इसे दूसरी बार फिर से तोड़ा। कुछ समय पहले हेवनली कोर्ट में उसने प्राइमोर्डियल ची वॉल में इमॉर्टल मटेरियल ची करंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए अनलिमिटेड ची सी का इस्तेमाल किया, यूज तोड़कर अलग कर दिया। डूची वॉल्स को अब्जॉर्ब करने और फैंग युआन की सी ग्रोटो हेवन की खोज के बाद उसने विशाल मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल ची करंट्स हासिल किए, जिससे अनलिमिटेड ची सी का स्टोरेज एक अभूतपूर्व मात्रा तक पहुंच गया। इस तरह इस मूव की शक्ति एक ऐसे स्टार पर पहुंच गई जो फैंग युआन को भी भयानक महसूस हुई। जैसे हाई फैंग युआन ने चाहा, उसने किलर मूव अनलिमिटेड ची सी छोड़ दिया। की का समुद्र गरजा, आसमान में एक विशाल सफेद की स्तंभ इकट्ठा हुआ और नीचे विशाल मांस के गोले दानव पर गिरा। की स्तंभ अत्यंत मोटा था, एक ऐसे स्टार पर पहुंच गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, यहां तक कि शियांग भी अब इसकी शान पर हैरान रह जाता। इतना ही नहीं कि स्तंभ सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, ये एक कठोर एहसास दे रहा था, यह अत्यंत प्रभुत्वशाली था। सफेद की स्तंभ के मांस के गोले दानव से टकराने से पहले एक भयानक शक्ति ने यूएस पर हर दिशा से काम किया, मांस के गोले दानव को हवा में स्थिर कर दिया। बूम! सफेद की स्तंभ एक गिरते हुए स्मारक की तरह मांस के गोले दानव से टकराया और फिर उसके अंदर से तेजी से गुजर गया। पैदा हुई विशाल आवाज ने यहां तक कि जूरा को भी बहरा कर दिया, जो बैटलफील्ड से बहुत दूर थी। की स्तंभ में एक तेज सफेद रोशनी थी। जूरा, जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में छिपी हुई थी, को अपनी इंग बैंड करनी पड़ी ताकि वो अंधी ना हो जाए। मांस का गोला दानव की स्तंभ की शक्ति का सामना नहीं कर सका, यूज मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स के GHAAS के मैदान पर दबा दिया गया। घास के मैदान की घास और मिट्टी पहले हाई की स्तंभ के टकराने से पहले उग्र बवांदारों द्वारा उड़ा दी गई थी। इसलिए मांस के गोले दानव को अनुरोध की स्तंभ द्वारा बंजर घास के मैदान पर दबा दिया गया। जैसे ही धरती कांपी, मांस के गोले दानव के नीचे सैकड़ों दरारें बन गई, जो एक मकड़ी के जाले जैसी लग रही थी। सफेद की स्तंभ अभी भी अपना हमला जारी रखे हुए था, उसमें पहाड़ों को नाश करने और समुद्र को चीरने की शक्ति थी। मिरियड ट्रिब्यूलेशन से बना महान मांस का गोला दानव एक लाचार चिड़िया की तरह जमीन पर दबा हुआ था, संघर्ष करने में असमर्थ। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट। जैसे ही मांस का गोला दानव जमीन में धंसने लगा, उसका शरीर छोटा और छोटा होता गया। ये सफेद की स्तंभ द्वारा धीरे धीरे नाश होता रहा। विशाल दानव पर बने सभी काले छेड़ बैंड हो गए। उसने सिकुड़ने की कोशिश की, उसके शरीर के अंदर से एक करू चीख सुनाई दी। ये स्वर की इच्छा की चीख थी। सफेद की स्तंभ 20 सांस तक चला और फिर गायब हो गया। न सिर्फ आसमान में बादल का समुद्र 80% तक सिकुड़ गया, बल्कि बचे हुए बादल भी विरले और पतले थे। फैंग युआन ने उन्हें जल्दी से हटा दिया। लेकिन मांस के गोले दानव की हालत और भी खराब थी। उसका पहाड़ जैसा शरीर ड्रैगन पलस के आकार तक सिकुड़ गया था। मांस का गोला दानव हिला नहीं, वो गद्दे में एक लाश की तरह पड़ा रहा। ये गद्दा 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा था। फैंग युआन के मुख्य शरीर ने तेजी से सांस ली, हर सांस के साथ उसका दिमाग दर्द कर रहा था।
इस मूव का इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने दिमाग को उसकी सीमा तक इस्तेमाल किया। उसने बहुत ज्यादा विचार खर्च कर दिए जो उसके दिमाग की के सहम टाउन से परे थे। 3000 हेवन पाथ डाउ मार्क्स से बने मिरियर ट्रिब्यूलेशन आखिरकार पहली बार रुका। ऐसा लगा जैसे फैंग युआन ने यूज मार मार कर हैरान कर दिया हो। मौका दुर्लभ था। फैंग युआन ने जल्दी से अपनी कार्रवाई तेज की और हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क का इस्तेमाल किया। थोड़ी ही देर में फैंग युआन ने 100 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लिए। अपनी पहली की कमाई के साथ उसने अब तक 107 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लिए थे। जब फैंग युआन ने 200 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन किए तो हेवनली डाउ ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। गद्दे में मांस का गोला गायब हो गया और ओले पड़ने लगे। हालांकि भले हाई फैंग युआन इस मौके का फायदा उठा सकता था, वो इस स्थिति को सिर्फ बनाए रख सकता था क्योंकि उस अपना ध्यान बाहरी दुनिया पर वापस लगाना पड़ा। पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। जायंट स्पेक्ट्रल सोल के हमले बढ़ते जा रहे थे। उसने बहुत बड़ी प्रगति की थी। स्पेक्ट्रल सोल ने फैंग युआन को मारने की कसम खाई थी। लू वे यिन और बाकियों ने उस रोकने की कोशिश की लेकिन जायंट स्पेक्ट्रल सोल ने उनके हमलों को नजरअंदाज किया और उन्हें सहन किया, जबकि फैंग युआन पर अपनी फायरिंग जारी रखी। भले हाई फैंग युआन अपने इमॉर्टल गू हाउस की मरम्मत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, स्थिति बिगड़ती जा रही थी। बम पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस और नहीं सह सका, एक छेड़ बन गया जो बाहर से जुड़ गया। इस छेड़ के जरिए जायंट स्पेक्ट्रल सोल की चारों ईर ने ठंडी मारने की इच्छा निकली जब उसने अंदर बैठे फैंग युआन को देखा। उसने देखा कि फैंग युआन का चेहरा अनलिमिटेड चीसी छोड़ने के बाद पीला पड़ गया था। फैंग युआन अब बुरी हालत में था। स्पेक्ट्रल सोल को एक एहसास हुआ, उसके अत्यंत गहरे युद्ध अनुभव ने उसके लिए एक फैसला किया। फैंग युआन की तरह वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने जा रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, ईट हार्ट। मैंने ये मूव अपने बाद के सालों में लेस देन ग्रेटर देन से समझा था। फैंग युआन, खेल खत्म। अभी का पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेसेस हमले को रोकने का कोई रास्ता नहीं रखता। स्पेक्ट्रल सोल मारने की इच्छा से भर गया और जैसा उसने कहा, अगले हाई पैल, फैंग युआन ने कहा, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने दर्द में अपनी छाती पकड़ ली। उसके दिल में तेज दर्द ऐसा महसूस हुआ जैसे उस किसी फिरंग जानवर ने काट लिया हो। लेस देन ग्रेटर दैन, अध्याय 5, अनुभाग 33। रेंजू ने खोपड़ी के सिर को घूरा। अब मैं संकट के शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा खाऊंगा। स्ट्रॉन्ग गू हंसा, ये एक बेवकूफी भरा कदम है। ओ इंसान, तुम्हारा चुनाव अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। संकट ने अपना शरीर हिलाया और सिकुड़ गया। उसी समय उसकी गर्दन से अनगिनत मुसीबतें निकली और रेंजू पर हमला कर दिया। मुसीबतें आग की तरह थी, रेंजू की हड्डियों को जला रही थी। मुसीबतें हथौड़ों की तरह थी, रेंजू पर हमला कर रही थी और उसकी हड्डियां टूट रही थी। मुसीबतें हवा और बारिश की तरह थी, रेंजू के अकेले शरीर पर बरस रही थी। मुसीबतें चमकती बिजली की तरह थी, रेंजू पर लगातार गिर रही थी। फेगू चिल्लाया, ओह स्वर्ग, ये बहुत डरावना है। वो इंसान इस तरह से जरूर मर जाएगा। करेज गू ने हिम्मत दी, ओह इंसान, डरो मत। सेल्फ गू और एटीट्यूड गू ने एक साथ चिल्लाया, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सारी मुसीबतें सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हैं, वो मामूली हवाएं हैं। वीक गू, बिट्रेयल गू और फियर गू एक साथ उड़े, रेंजू के साथ भगना चाहते थे। ओह इंसान, जल्दी भागो। सेल्फ गू की बातों पर विश्वास मत करो, उस पहले ही धोखा दिया जा चुका है। रेंजू मुसीबतों में फंसा हुआ था, वो भाग नहीं सकता था। जब मुसीबतें आप पर मंडराती हैं तो ये सिर्फ भागने का मामला नहीं होता। ये बहुत डरावना है। चलो चलते हैं, इंसान को भूल जाओ। वीक गू, बिट्रेयल गू और फियर गू एक साथ उठ गए। तुम धोखेबाज। सेल्फ गू गुस्से में था, उसने इन तीनों गू को पकड़ लिया और अन सबको काट लिया। तीनों गू घायल हो गए लेकिन वो सेल्फ गू द्वारा रोके नहीं गए, वो जल्दी से रेंजू से भाग गए। सेल्फ गू उनका पीछा करना चाहता था लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन गू ने अनुरोध किया, उनका पीछा मत करो। डर और कमजोरी के कारण मुसीबतें आने पर भागना, इस प्रक्रिया में अपने आप और साहस को धोखा देना, इससे सिर्फ मौत ही होगी। क्या ये अच्छा नहीं है कि वो चले गए? वीक गू और बिट्रेयल गू हमारी मदद नहीं कर सकते, और जहां तक फियर गू की बात है, अगर मुसीबतें नहीं आई होती तो डर बेकार होता। लेकिन क्योंकि मुसीबतें यहां हैं, डर इंसान में और ज्यादा दर्द पैदा करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सेल्फ गू रुक गया। होप गू रोशनी से झिलमिलाया और उसने रेंजू का समर्थन किया। ओह इंसान, जब तक मुसीबतों के दौरान तुम्हारे दिल में उम्मीद है,
तब तक इस स्थिति में भी उम्मीद रहेगी। स्ट्रॉन्ग गू हंसना बैंड नहीं कर सका। ओह इंसान, तुम सच में दया के पात्र हो, तुम आसानी से उम्मीद के शब्दों पर विश्वास कर लेते हो। क्या तुम नहीं जानते, मुसीबतों के दौरान सिर्फ उम्मीद रखने से वो और लंबी चलती हैं। उम्मीद ही वो चीज़ है जो व्यक्ति के दर्द को बढ़ती है। जब तुम कोई उम्मीद रखना बैंड कर दोगे तो तुम मुसीबतों में आराम महसूस करोगे। रेंजू ने कुछ नहीं कहा, उसने बड़ी मुश्किल से मुसीबतों के हमलों को सहन किया। चाहे उसका शरीर कितना भी झुक जाए, वो गिरा नहीं। स्ट्रॉन्ग गू ने जल्द हाई कारण ढूंढ लिया। रेंजू के पैरों पर स्वतंत्र पंखों की एक जोड़ी थी। भले ही पंख छोटे द, वो जिद से फड़फड़ा रहे थे, रेंजू को हर चीज के बावजूद खड़ा रहने में मदद कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग गू रेंजू का मनोबल तोड़ता रहा। ओह इंसान, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूं। अफसोस की बात है कि तुम जल्द ही गिरने वाले हो। अपनी हड्डियों को देखो, वो अब मुसीबतों के कारण दरारों से भरी हुई हैं। रेंजू चुप था। मूल रूप से रेंजू की हड्डियां चमकदार और अखंड थी, उनमें कोई दरार नहीं थी। ए फ्लैट, उसका कंकाल दरारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पाल टूट जाएगा। बाकी सभी गू वॉर्म्स चुप द, सिर्फ होप गू रोशनी दे रहा था। ओह इंसान, हार मत मानो। मुसीबतें डरावनी नहीं होती, सबसे डरावनी चीज वो इंसान है जिसने उम्मीद खो दी है। होप गू की रोशनी रेंजू की हड्डियों की दरारों में प्रवेश कर गई, उसके हड्डी के गूड़े में। इस दुनिया में हर किसी के जीवन में किसी ना किसी समय दरारें हमेशा बन जाती हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब उम्मीद की रोशनी चमकती है। रेंजू की हड्डियों ने उम्मीद की रोशनी को सोख लिया, उन्होंने आसपास की मुसीबतों को निगलना शुरू कर दिया। हर दरार एक बड़े मुंह जैसी थी, जितनी बड़ी दरार उतना बड़ा मुंह, और उतनी ही ज्यादा मुसीबतें वो निगल सकती थी। ये कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग गू अत्यंत चिंक गया। रेंजू का कंकाल जितनी ज्यादा मुसीबतें निगलता, उतनी ही उसकी हड्डियां मजबूत और दृढ़ होती जाती। मुसीबतें लोगों को नाश कर सकती हैं, लेकिन वो खुद को कठोर भी बना सकती हैं। चैप्टर एंड।